हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और आज हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की जो हमने सीरीज शुरू की थी, उसका वीडियो नंबर 7 है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने एमसीक्यूज तैयार करने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम एक एग्जाम के लिए तैयार करते हैं लेकिन दूसरे एग्जाम के लिए हम खुद को प्रिपेयर महसूस नहीं करते। मुझे लगता है अरे ईएसआई का एग्जाम है, इसके लिए तो हमने प्रिपरेशन नहीं की। सीएचओ का एग्जाम है, इसके लिए तो हमने प्रिपरेशन नहीं की। कोई सा भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम के लिए हमें अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप एक क्वेश्चन को याद करेंगे, उसी से रिलेटेड कम से कम 2 4 10 क्वेश्चन आपको याद हो, वो हमेशा हर एग्जाम में काम आए। क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, कोई भी हम एग्जाम का पैटर्न देखेंगे लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम एग्जाम देंगे तो पैटर्न लगभग चेंज रहता है या फिर क्वेश्चन अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं, तो हम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे 1000 2000 10,000 20,000 50,000 एमसीक्यूज याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जिस दिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें सारे एग्जाम ईजी लगने लगेंगे और बहुत जल्दी हम खुद को प्रिपेयर महसूस करेंगे और कोई भी एग्जाम देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए। और ये जो हमने वीडियो बनाया है, इस पैटर्न का शायद मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा। अगर हमें इस पे ठीक ठाक लाइक मिलेंगे या कमेंट भी मिलेंगे, आपके जो भी सुझाव हो उनको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद हो तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम किसी दूसरे पैटर्न पे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की सीरीज में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पेलेग्रा इज करेक्टराइज्ड बाय 3 Ds, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्राइब 3 Ds ऑफ पेलेग्रा। जो पेलेग्रा नाम की डिजीज होती है वो 3 Ds मतलब 3 तरह की डिजीज, और जो कि डी से टर्मिनोलॉजी हो रही है जिनकी, उनसे करेक्टराइज्ड की जाती है। तो इसमें पूछा ये गया है कि इसमें दी गई कौन सी 3 Ds जो है पेलेग्रा पे मैच करती हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डिल्यूजन, डायरिया, डिमेंशिया, डिफॉर्मिटी, डिल्यूजन, डेविएटेड सेप्टम, डिमेंशिया, डिल्यूजन, डिसआर्टिकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पेलेग्रा है वो 3D से डिस्क्राइब करेक्टराइज्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन डी से शुरू हो रहे हैं। तो हमें इनमें से देखना है कि इनमें से पेलेग्रा पे मैच करने वाले, पेलेग्रा को करेक्टरिस्टिक्स करने वाले कौन से हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ये यहाँ का राइट आंसर है। लेकिन इसको और भी डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पेलेग्रा क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। बाकी डायरिया क्या होता है, डर्मेटाइटिस क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, डायरिया, डिमेंशिया, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हुई हैं, जब तक हम ये सारी क्लियर होंगे तो इसी के साथ लगभग 8-10 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो या ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हो या कोई भी इधर उधर ऑप्शन रहे, हम तो भी बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पेलेग्रा क्या होता है। तो यहाँ पे पेलेग्रा के लिए थोड़ा बहुत कुछ हमने लिखने और बताने की कोशिश की है कि पेलेग्रा एक ऐसी डिजीज होती है जो विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम नियासिन है, उसकी डिफिशियंसी से होता है। और पेलेग्रा के जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें इन्फ्लेम्ड स्किन होती है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, सोर्स इन माउथ होता है, एरिया ऑफ स्किन एक्सपोज टू आइदर सनलाइट और फ्रिक्शन आर टिपिकली अफेक्टेड। फर्स्ट की हमारी बॉडी की जो एरिया होती है जो डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज होती है या कोई फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है, वो जल्दी अफेक्टेड होता है। इसको पेलेग्रा कहते हैं, जो कि विटामिन B3 की कमी से होता है, और इसको नियासिन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो इनका 3D वाला कवर हो रहा है, ऊपर से पेलेग्रा किससे होता है, विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है, नियासिन। नियासिन कौन सा विटामिन है, नियासिन विटामिन B3 है। और इसके सिम्टम्स में भी अगर कोई ऑप्शन करके पूछ दिया जाए कि कौन कौन से सिम्टम पेलेग्रा में मैच करते हैं किसको छोड़ के, या इनमें से कौन सा सिम्टम पेलेग्रा का नहीं है, या इनमें से कौन सा सिम्टम पेलेग्रा का है, तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन तैयार होगा। फिर इसी में हम और देख लेते हैं कि एक टर्म यूज हुआ है डायरिया। अगर डायरिया में ऐसे पूछ दिया जाए कि डायरिया क्या होता है, तो हमें कुछ तो टर्म यूज करके बताना पड़ेगा। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि लूज या वाटरी स्टूल पास होते हैं, जो कि बबल मूवमेंट की वजह से होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो स्टूल पास होता है वो एकदम वाटरी स्टूल हो जाता है। उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट में पूछा गया है डिमेंशिया
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिमेंशिया भी यूज हुई। डर्मेटाइटिस तो आपको पता ही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होता है। डिमेंशिया में है कि हमें भूलने की, पेशेंट को भूलने की कंप्लेन करने लगता है। उसकी जो सोशल स्किल होती है वो भी धीरे धीरे लिमिटेड होती जाती है। उसकी जो सोचने की एबिलिटी होती है वो भी बहुत इम्पेयर्ड होती है, और वो अपने डेली के काम भी अच्छे से नहीं कर पाता है, उसमें थोड़ी इम्पेयर्डनेस आने लगती है, उसको डिमेंशिया कहते हैं। फिर ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, टिपिकली टर्मिनोलॉजी टाइप के नहीं है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए यहाँ पे डाला है कि अगर कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है तो एटलीस्ट हम उसके बारे में ठीक ठीक से समझते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, कहाँ पे यूज होता है, इसका क्या मतलब है। इस पर्पज से हमने यहाँ पे लिख के दिया है, जिससे कोई भी क्वेश्चन हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप डेली का पैटर्न बनाएंगे कि डेली आपको 20 क्वेश्चन याद करने हैं, और उन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी वर्ड और टर्मिनोलॉजी या कुछ भी डेफिनेशंस आई है, कोई भी जियोग्राफिकल कुछ भी पैटर्न ऐसे आया है, आप उन सबको अगर क्लियर करके रखो तो आपको 4-5 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है कि जो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, हमें ऐसे लगने लगता है कि कोई हमें हार्म पहुंचाना चाहता है या किसी दूसरे को हार्म पहुंचाना चाहता है। या फिर डिल्यूजन में क्या होता है, जैसे फ्लोर पे कोई डिजाइन बना हुआ है लेकिन हम समझते हैं उसको कुछ और ही है, रस्सी पड़ी हुई है उसको सांप समझते हैं, ये सब भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उसको डिल्यूजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट एक टर्म इसमें ये भी आया है कि डेविएटेड सेप्टम। डेविएटेड सेप्टम में क्या होते हैं, जो अपने नोज की बॉल होती है, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों नोज का जो शेप होता है नॉस्ट्रिल्स का, वो भी चेंज होता है। उस कंडीशन को डेविएटेड सेप्टम कहते हैं। और डाई आर्टिकुलेटेड क्या होता है, जो ज्वाइंट पे दो बोन होती हैं जो ज्वाइंट में मैच करती है, वो ज्वाइंट सेपरेट हो जाते हैं। कभी कभी ये ट्रॉमा की वजह से होता है, कभी इंजुरी की वजह से होता है, कभी सर्जरी जैसे एंथ्रोप्लास्टी या एम्पुटेशन की कंडीशन में भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज यूजली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कि जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है ये किसकी कमी से होता है। तो एक वर्ड है एंगुलर किलाइटिस, एंगुलर किलाइटिस, और ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस दोनों एक ही है, दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी के उसमें यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन में बताया गया है कि राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, या थायमिन की कमी से होता है, या फॉलिक एसिड की कमी से होता है, या पेंटोथेनिक की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। तो हम देख लेते हैं कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस को अगर हमें किसी को बताने का मौका मिले, कभी अगर एग्जाम में नहीं आते तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे वर्बली इंटरव्यू में ही पूछ लिए जाते हैं, कोई भी कन्वर्सेशन में पूछ लेता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है वो एक तरह का इन्फ्लामेशन होता है, जो कि हमारे माउथ के जो दोनों कॉर्नर हैं, जो लिप के दोनों कॉर्नर साइड है, वो की ये क्रैक हो जाते हैं। जो हमारा बात करने में जो सलाइवा होता है वो माउथ के दोनों कॉर्नर पे कलेक्ट होने लगता है। उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से एंगुलर किलाइटिस होता है, या उसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कह सकते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, माउथ के दोनों कॉर्नर में सोर्स जैसे हो जाते हैं, उनमें बहुत दर्द होता है, ओठ भी एकदम ड्राई हो जाते हैं, इसमें लिप ड्राई हो जाते हैं, और जिसको होता है वो ऐसे बताते रहते हैं कि पूरा बर्निंग हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन पेशेंट करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि राइबोफ्लेविन अगर आ जाए तो राइबोफ्लोविन को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो राइबोफ्लोविन विटामिन है इसको हम लोग विटामिन B12 भी कहते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी की सेल्स की ग्रोथ को और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट में पूछा गया था कि थायमिन नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था थायमिन। तो थायमिन विटामिन B1 होता है, और ये विटामिन B1 डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये हमारे खाने में जैसे सीरियल्स हो गए, होल ग्रेन हो गया, मीट हो गया, नट हो गया, बीन्स हो गया, पी हो गया, ये ऐसी चीजों में पाया जाता है। तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। तो राइबोफ्लेविन है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो थायमिन है, वहां पे विटामिन B3 था जिसका केमिकल नेम नियासिन था।
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि थायमिन को क्यों यूज करते हैं। थायमिन को यूज करते हैं विटामिन B1 की डिफिशियंसी को और उसका ट्रीटमेंट डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। और ये हमारे खाने में अगर पूछा जाए कि विटामिन B1 या थायमिन कहाँ पाया जाता है, तो सीरियल्स में, होल ग्रेन्स में, मीट में, नट्स में, और बीन्स में, पीस में, ऐसी चीजों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट में है कि फोलेट एंड फॉलिक एसिड आर फॉर्म। फॉलिक एसिड क्या होता है? फॉलिक एसिड टर्म यूज हो रहा है या फॉलेट हो रहा हो, दोनों एक ही टर्म होते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है। फोलेट जो होता है नेचुरली हमें खाने से मिलता है और ये बॉडी की नई सेल्स बनाने में बहुत जरूरी होता है। और जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत इनफर्टिलिटी का केसेस है, जो प्रेगनेंसी के लिए जो लेडी प्रेगनेंसी बियर करना चाहती है उनके लिए फॉलिक एसिड विटामिन बहुत जरूरी होती है। फिर नेक्स्ट में है पेंटोथेनिक एसिड। इसको विटामिन बी कहते हैं, विटामिन B5 कहते हैं। तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन B5 का नाम, B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक है। पेंटोथेनिक क्या है? पेंटोथेनिक विटामिन B5 है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ये क्या है? हमारे फूड को, जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये विटामिन B5 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक इन इंडिया। इंडिया में स्ट्रोक का सबसे कॉमन कॉज क्या है? तो इसमें बताया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है, सेरिब्रल एम्बोलिज्म है, सेरिब्रल हेमरेज है, या सबअरेक्नोइड हेमरेज है। तो ये चारों कंडीशन CVA की कंडीशन में आती है। सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन में ये चारों कंडीशन आती हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक है इसको भी सेरिब्रल स्ट्रोक से ही लिया गया है, जिसको इस एक दूसरे नाम से CVA से भी जानते हैं, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा अटैक होते हैं। और ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस होता है ब्लड का क्लॉट हो जाना। जो छोटे छोटे क्लॉट होते हैं वो सर्कुलेट करते हुए हमारे ब्रेन की किसी आर्टरी में जाके फंस जाते हैं, जिससे पूरे ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई होती है उसके थ्रू ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी डिसरप्टेड होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक की कंडीशन होती है। तो हम लोग देख लेते हैं स्ट्रोक क्या कहते हैं। स्ट्रोक को CVA भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सेरेब्रल स्ट्रोक को और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो इसको CVA से जानते हैं। CVA का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। और ये क्यों होता है? ये ब्रेन में ब्लड सप्लाई के इंटरप्ट होने की वजह से होता है। और ये जो स्ट्रोक की कंडीशन है बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूड ट्रबल इन वॉकिंग, पेशेंट चल फिर नहीं पाता है, उसको बात करने में दिक्कत होती है, पैरालिसिस के जैसे कंडीशन होती है, उसके फेस में, आर्म में, लेग में सब जगह नंबनेस सी हो जाती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस को अगर थोड़ा टर्मिनोलॉजी की कंडीशन में देखेंगे, इसको सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, CVST। इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ड्यूरल वेनस साइनसेस। जो वेनस साइनसेस होते हैं उसमें ब्लड क्लॉट फंस जाते हैं, उस कंडीशन को सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये होता है सेरेब्रल एम्बोलिज्म। सेरेब्रल एम्बोलिज्म भी क्या होते हैं? जो ब्लड के क्लॉट होते हैं या जो फैटी एसिड होते हैं उनके जो छोटे छोटे प्लेग होते हैं जो ब्लड में टूटने लगते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। और वो कहीं भी किसी भी वेसल्स में, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो आपने हमारा एक वीडियो है जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या होता है? जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो जो आर्टरीज होती हैं, जो वेसल्स होती है, उनमें प्लेक फॉर्म हो जाती है। तो उनका जो ल्यूमन होता है आर्टरी का, वो बहुत ही नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में छोटे छोटे क्लॉट होते हैं, तो वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है। उस कंडीशन को
सेरेब्रल एम्बोलिज्म कहते हैं। व्हेन इन एम्बोलिज्म ब्लॉक एंड फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन इट इज कॉल्ड सेरेब्रल एम्बोलिज्म टाइप ऑफ स्ट्रोक। अगर कोई ब्लड क्लॉट होता है जो कि ब्लड फ्लो को, जो कि ब्रेन के ब्लड फ्लो को क्लॉट करता है, उसको सेरेब्रल एम्बोलिज्म कहते हैं। ये भी स्ट्रोक का ही एक टाइप है। सेरेब्रल हेमरेज क्या होता है? ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं और ब्रेन में, इनसाइड ब्रेन में ब्लीडिंग करती हैं। ये जो हाइपरटेंशन होता है, ट्रॉमा होता है, दो इसके मेन कॉज होते हैं। ब्लड की वजह से भी जो वेसल्स होती है, आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है और उनमें ब्रेक हो जाता है, और दूसरा अगर ट्रॉमा की वजह से उनको ब्लीडिंग हो रही हो। और कभी-कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट ब्लड थिनिंग ड्रग पर है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट में बताया गया है सबअरेक्नॉइड हेमरेज। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रेन है और टिश्यू की कवरिंग है, उनमें जो ब्लीडिंग होने लगती है उसको सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। जो ब्रेन और अरेक्नॉइड जो लेयर होती है उसके बीच में जो ब्लीडिंग होती है उसको सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। तो मेरे कहने का और बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ऐसा ना हो कि किसी भी एग्जाम का नाम सुनते ही आपके मन में डर और भय की स्थिति आ जाए। तो इसके मतलब क्या है कि हम मेंटली किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है और हमारी प्रिपरेशन में ही कुछ गड़बड़ रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस्ट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन यंग वुमेन इज। जो यंग वुमेन होती है उनमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा को प्रिवेंट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो इसमें है रेगुलर एक्सरेज, सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी और रेगुलर बायोप्सीज। तो इनमें जो है रेगुलर एक्सरे है, सेल्फ एग्जामिनेशन है, मेमोग्राफी है, रेगुलर बायोप्सी है। तो ये जो सारे ऑप्शन होते हैं, जब कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो उसमें दिए गए ऑप्शन भी सभी एक दूसरे से मैच करते होते हैं, बहुत सटीक होते हैं, जो कि हमारे अंदर बहुत ही कंफ्यूजन डाल देते हैं कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, जबकि ये चारों हैं। ये चारों ही ब्रेस्ट कैंसर के एग्जामिनेशन में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ का जो राइट आंसर है वो है रेगुलर बायोप्सी। तो देख लेते हैं हम लोग ब्रेस्ट कार्सिनोमा किसे कहते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट की सेल्स होती हैं उनका एक कैंसर होता है। इसमें सिम्टम्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट में लंप बन जाती है, ब्लडी डिस्चार्ज होता है, और जो ब्रेस्ट का शेप और उसका टेक्सचर है ब्रेस्ट का, निपल का, वो भी चेंज होने लगता है। तो ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, जो कि एक सिम्टम ही है, और साइन में वो तो फिर हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। रेगुलर एक्सरेज तो पता ही है आपको, एक्सरे डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके एक्सरे करवाना, एक्सरे उसमें रेडिएशन यूज करते हैं, वो आपको एक्सरे की टेक्निक पता है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आया है सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन की टर्म भी आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा हम बता देते हैं। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होते हैं ये खुद से किया जाने वाला एक स्क्रीनिंग मेथड होता है, जो कि हम ब्रेस्ट के कैंसर को या कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो रही है तो तुरंत जाके हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वहां पर भी डॉक्टर को अगर सच में लगेगा कोई एबनॉर्मलिटीज है तो वो भी वहां पे बायोप्सी करा के ही उसको फाइंड करेंगे कि हाँ सच में ये दिक्कत तो नहीं हो रही है। इस मेथड में क्या है कि जो वुमेन है वो खुद से अपने हाथों से ब्रेस्ट को, एक वो टेक्निक होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, उसको करके वो देखते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी ऑफ लंप और डिस्टॉर्शन या कोई स्वेलिंग वगैरह, पेन, कुछ और एबनॉर्मल सिम्टम जैसे तो नहीं दिख रहे। अगर उसे इस तरह के एबनॉर्मल सिम्टम दिखेंगे तो उसको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। फिर मेमोग्राफी क्या होती है? मेमोग्राफी क्या होती है? बहुत ही लो एनर्जी और लो रेडिएशन वाली एक एक्सरे टेक्निक होती है जिसको हम मेस्टोग्राफी भी कहते हैं, और ये ह्यूमन ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए और उसको डायग्नोस करने के लिए यूज की जाती है। और मेमोग्राफी का जो गोल होता है ये ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना होता है, और जो मासेस और माइक्रो कैल्सिफिकेशन है उसको डिटेक्ट करना, ये मेमोग्राफी का काम होता है कि ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी जो वो मेमोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट की जाती है। बायोप्सी क्या होता है? जहाँ पे डॉक्टर को एबनॉर्मलिटीज महसूस हो रही है वहाँ के टिश्यूज लेते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, उसको हम रेगुलर बायोप्सीज कहते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट ए प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा सर्विक्स के का प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर कौन सा नहीं है? इसमें अर्ली मैरिज, अर्ली क्वाइटस, अर्ली चाइल्ड बियरिंग और सिंगल चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे जो कार्सिनोमा सर्विक्स का जो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, वो सिंगल चाइल्ड बर्थ नहीं है। सिंगल चाइल्ड बर्थ यहाँ कार्सिनोमा का कोई कॉज नहीं करता। तो हम लोग देख लेते हैं कार्सिनोमा क्या है। इसमें क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूबर होता है जो कि सर्विक्स का होता है। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट है। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको पैप स्मीयर स्क्रीनिंग के थ्रू कर सकते हैं। और एक कार्सिनोमा, एक सर्वाइकल कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन जो होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो वायरस के इन्फेक्शन होता है, ये उसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से सर्विक्स कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कॉज होता है। प्रेडिस्पोजिंग, यहाँ पे एक शब्द आया है कि प्रेडिस्पोजिंग क्या होता है? प्रेडिस्पोजिंग ऐसे होता है कि एक कोई ऐसी पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे होते हैं। होल्ड अ पर्टिकुलर एटीट्यूड और ए पर्टिकुलर वे, वो एक पर्टिकुलर वे में और एक पर्टिकुलर तरीके से हमें अफेक्टेड करने वाला जो फैक्टर, जो टर्म होता है, उसको प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं। और इसमें प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स, तो कार्सिनोमा सर्विक्स का प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? तो इसमें हमने बताया था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो इसका बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है। अगर कार्सिनोमा सर्विक्स है तो ये मोस्ट कॉमन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ हो उसकी वजह से होता है। और इसके कुछ और भी है, और भी फैक्टर हैं, जैसे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी कार्सिनोमा सर्विक्स को बहुत कॉज करता है। इसमें स्मोकिंग है, मैरिंग बिफोर एज 18 ईयर, और अर्ली एज क्वाइटस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ऑफ स्पाउसेस, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे देखा था आपने कि जो सिंगल चाइल्ड बर्थ है ये प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर में नहीं आता, बाकी अर्ली मैरिज, अर्ली क्वाइटस, अर्ली चाइल्ड बियरिंग, ये सारे फैक्टर प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर में आ रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, कि इनमें से कौन सा ऐसा रिस्क है जो डायबिटीज मेलाइटिस को नहीं कॉज करता है? तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, तो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है जिसमें कोई भी ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है, उसकी वजह से भी डायबिटीज होता है। फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी, अगर इन्फेंसी में किसी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है तो भी डायबिटीज मेलाइटिस के फ्यूचर में चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो बॉडी का बिल्डअप होता है, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो अच्छी तरह से बिल्ड नहीं हो पाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल लेना भी डायबिटीज का कॉज कर सकता है। फिर हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए का ज्यादा इंटेक करने से कोई भी ऐसे डायबिटीज का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कि हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस एक तरह से डिजीज नहीं है, सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी डिजीज एक दूसरे को अफेक्टेड करने लगती हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डिजीज दैट रिजल्टेड टू मच शुगर इन ब्लड, ये एक बीमारियों का एक ऐसा ग्रुप है, डिजीज का ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर हो जाता है। और इसमें कुछ कंडीशन होती है जैसे प्री डायबिटिक स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका ब्लड शुगर बढ़ा तो होता है, पर इतना भी नहीं बड़ा होता है जो कि हम उसको टाइप 2 की कंडीशन में रखें। और फिर नेक्स्ट है कि टाइप 1 डायबिटीज, ये क्रॉनिक कंडीशन होती है टाइप 1 डायबिटीज की भी। इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता है। जब तक हमारी बॉडी से इंसुलिन, हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती रहती है, तब तक हमें डायबिटीज की कंडीशन नहीं होती है। हमारा जो शुगर लेवल है वो एनर्जी में सिंथेसाइज होने लगता है। जब हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम कर देती है, ज्यादा कर देती है, तब आपने देखा होगा कि पेशेंट जो
टाइप 2 डीएमए मतलब इंसुलिन और ओरल ड्रग से डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो टाइप 2 की कंडीशन में हो जाते हैं। इस कंडीशन में जो पेनक्रियाज होती है वो इंसुलिन का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करती। फिर ये टाइप 2 डायबिटीज है, ये भी एक क्रोनिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड शुगर की प्रोसेस है बहुत तेजी से बढ़ी हुई होती है, और इसके जो रिस्क फैक्टर डायबिटीज में होते हैं, रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री भी आती है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी आता है, डैमेजिंग इम्यून सिस्टम सेल्स भी होते हैं, जियोग्राफी, वेट, इनएक्टिविटी, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। जेस्टेशनल डायबिटीज भी अगर किसी बच्चे को है, मतलब अगर उसकी मदर को डायबिटिक थी और वो जेस्टेशनल डायबिटीज के स्टेज में बेबी पैदा हुआ है, तो उसको भी फर्दर एज में डायबिटीज होने के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आशा इज लोकेटेड एट, आशा एक पोस्ट है जो कि एनआरएचएम के थ्रू 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किस सेंटर, कहाँ पे पोस्टेड होती है? सब सेंटर पे होती है, पीएससी पे होती है, सीएससी पे होती है, विलेज पे होती है। तो जो आशा की पोस्टिंग होती है वो एक विलेज लेवल पे होती है। तो इसमें दिया गया है कि थोड़ा सा अगर वो आ जाए लिखने के लिए कि आशा क्या होती है, तो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट। ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पार्ट है। ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस कराया गया था, और ये मिशन जो है 2005 में शुरू हुआ था और इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन था जो 2012 तक पूरा होना था। फिर नेक्स्ट रूम में हम देख लेते हैं कि जो आशा है, फिर आशा के फंक्शन क्या थे। तो आशा के बहुत सारे विलेज लेवल पे फंक्शन थे, जैसे कम्युनिटी को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि किस तरह की वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी के लिए अभी कम्युनिटी से क्या क्या फैसिलिटीज आई हैं, इम्यूनाइजेशन क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है, बच्चों की न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, वो सब कुछ मतलब अवेयरनेस को बढ़ाना ये आशा का ही काम होता है। और वुमेन्स को काउंसिल करना, जैसे बेबी प्लानिंग कब करना है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग का क्या रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो आशा का जो मेन एम था वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी था। और उसके बाद इन्फेक्शन से प्रिवेंशन कैसे करना है, जैसे एसटीडी हो गया, यूटीआई हो गया, आरटीआई हो गया, और हाइजीन वगैरह कैसे मेंटेन करना, ये सब आशा के कार्य क्षेत्र में आता है। और प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, जैसे छोटी छोटी बीमारियां हैं, और जो एक चेन सिस्टम का काम करते हैं कि पीएससी से लेके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेके गांव तक के बीच में जो चेन का काम करते हैं वो आशा ही करती हैं। इसमें डायरिया, जैसे डायरिया, फीवर और कोई फर्स्ट एड है, कोई माइनर इंजरी है, तो आशा अपने गांव के लोगों को लेके जा सकती है प्राइमरी हेल्थ केयर में। वहां से फिर अगर मैनेज हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फर्दर के लिए रेफर किया जाते हैं। फिर जो भी स्टेटिक्स होते हैं उनको डेटा प्रोवाइड करना कि जो जिस विलेज में वो पोस्टेड है वहां पे कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितने लोग एक्सपायर हो गए, ये डेटा भी प्रोवाइड करना आशा का ही काम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आशा वर्कर वर्क फॉर पॉपुलेशन की, जो आशा वर्कर होती है वो कितने पॉपुलेशन में काम करती है, तो 3000 पे, 1000 पे, 5000 पे, 4000 पे। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो 1000 है। जो आशा वर्कर है वो 1000 पे काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच 5 ईयर प्लान प्रोग्राम आशा वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि कौन सा 5 ईयर प्रोग्राम था, जो पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं, जिसमें आशा को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे 11th 5 ईयर प्लान में आशा को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, कभी कभी 5 ईयर से रिलेटेड कम्युनिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो हम देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान किसे कहते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान है इनको हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ये हर 5 साल में इनका एक बनाया जाता था कि किस तरह से जनगणना करना है, फिर क्या क्या एम्स रखना है, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करना है। एक तरह से हो गया गोल सेटिंग के जैसे 5 ईयर प्रोग्राम काम करते थे। ये फर्स्ट टाइम 1951 में इंडिया में लॉन्च किए गए थे। तब से लेके आज तक 12 5 ईयर प्लान हो चुके हैं। बीच बीच में क्या हुआ था, कभी कभी कुछ 5 ईयर प्लान की गैपिंग हुई थी, जब सरकार वगैरह चेंज होती है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं हो पाता है, कोई भी प्लान फेल हो जाते हैं, या गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, तो बीच बीच में क्या होता था, एनुअल प्रोग्राम से ही काम चलाया गया था, 5 ईयर प्लान नहीं किए गए थे।
तो हम लोग एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान कब कब किए गए थे और उस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, किसके उसमें निगरानी में किए गए थे और किसके अध्यक्षता में किए गए थे, उसके बाद इनके एम क्या थे। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। मुझे पता है कि पढ़ना दुनिया का सबसे बोरिंग काम होता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग देख लेते हैं 5 ईयर प्लान को। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो कि 1951 से 1956 की ड्यूरेशन में किया गया था और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इसका जो मेन एम रखा गया था वो रखा गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो मेन एम रखा गया था। फिर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 1961 तक किया गया था, तक की ड्यूरेशन का था। इस टाइम पे भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इस वाले में जो मेन एम रखा गया था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रखा गया था। फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। ये 1961 से लेके 1966 तक रखा गया था। इस टाइम पे भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इस टाइम का जो मेन एम रखा गया था वो इकोनॉमी इंडिपेंडेंट था। मेन एम रखा गया था मतलब और भी बहुत सारे एम रखे जाते थे, लेकिन जो मेन थीम तैयार की जाती थी वो किसी एक ही एम पे की जाती थी, इसलिए यहाँ पे मेन की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब 5 ईयर का प्लान था तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गोल्स बनाए जाते थे और भी बहुत सारे एम्स रखे जाते थे। फिर नेक्स्ट था फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से, इस बीच क्या हुआ था 1969 के बीच में 2 ईयर तक 5 ईयर प्लान नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, कोई ना कोई एनुअल प्रोग्राम बनाया जाता था, उसके थ्रू काम किया जाता था। यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान आया है। इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी और यहाँ पे क्या था, यहाँ का जो मेन एम था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्टेबल भी करनी थी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट भी करने थे। फिर नेक्स्ट में है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 1974 से 1978 तक। उस टाइम पे भी इंदिरा गांधी थी। इस टाइम पे जो मेन एम रखे गए थे वो गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ इन्होंने उस टाइम पे एक स्लोगन भी इंदिरा गांधी ने दिया था कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं ऐसे कुछ था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, ऐसा कुछ स्लोगन उस टाइम पे दिया गया था। गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस, इन सारे पैटर्न पे काम किया गया था। फिर 6 5 ईयर प्लान था, ये 1980 से लेकर 1985 तक की ड्यूरेशन में था। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। यहाँ पे भी 2 साल का बीच में गैपिंग हो गया था। उस टाइम पे कोई ना कोई एनुअल प्रोग्राम बनाया गया होगा। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो देख सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 5 ईयर का ओवरव्यू देना था। इसका जो मेन एम रखा गया था वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था और जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था जिसमें गरीबी को हटाना था और जो टेक्नोलॉजी थी उसको इम्प्रूव करना था। फिर 7th 5 ईयर प्लान था वो 1985 से लेके 1999 तक 1990 तक किया गया था। इसमें भी इंदिरा गांधी थी। इसमें भी इसमें राजीव गांधी थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को बढ़ावा देना था और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना था, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना जो मेन एम था। मेन इस थीम पे काम किया गया था। फिर 8th 5 ईयर प्लान था जो कि 1992 से 1997 तक पीवी नरसिंहा राव की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें क्या था, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाना था, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, ये मेन थीम थी यहाँ पे, लेकिन और भी बहुत सारे एम थे। फिर 9th 5 ईयर प्रोग्राम था वो 1997 से लेकर 2002 तक था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था। इसमें ग्रोथ और सोशल इक्वलिटी और जस्टिस के ऊपर काम किया गया था। फिर 10th 5 ईयर प्लान जो था वो 2002 से लेकर 2007 तक था। इसमें आधे टाइम तक अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और आधे टाइम तक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। इसकी जो मेन थीम रखी गई थी वो पर कैपिटा इनकम को डबल करना था। फिर जो 11th 5 ईयर प्लान था ये 2007 से लेके 2012 तक की ड्यूरेशन में किया गया था। इस टाइम पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और इसका जो मेन एम था कि रैपिड एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ था। और ये 11 फिर उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान था और ये 2012 से लेके 2017 तक की ड्यूरेशन के लिए किया गया था। इस टाइम पे भी मनमोहन सिंह थे और इसमें क्या था कि जो सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको और भी तेजी से बढ़ाया
बढ़ाना है। और यहाँ पे कुल टोटल 12 5 ईयर प्लान ही हुए थे। उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट के बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं हुए थे। इंडिया गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी लेवल पे 5 ईयर पंचवर्षीय योजना ये करना बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। इसकी जगह पे इन्होंने एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि एनुअल बेस पे होता है, जिसको नीति आयोग कहते हैं। कम्युनिटी के बेस से देखा जाए तो नीति आयोग हम देखेंगे फिर किसी और में। नीति आयोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी के थ्रू या उसमें आते रहते हैं। तो कभी नीति आयोग को भी पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो नीति आयोग को भी पढ़ सकते हैं। तब से यहाँ पे 2017 से लेके अब तक जो भी होते हैं वो नीति आयोग के टर्म पे जो प्लानिंग की जाती है वो की जाती है। और इसका जो है कि जो पॉलिसीज है वो पब्लिक जो जनगणना हिसाब उसमें तो नहीं करना है, एक गाइड मैप बनाना है जिसको कि गवर्नमेंट को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन आंगनबाड़ी यूनिट। एक आंगनबाड़ी यूनिट कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? 500, 800, 1000, 1200। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो 1000 है। यहाँ पे आंगनबाड़ी क्या होता है? आंगनबाड़ी भी रूरल चाइल्ड केयर सेंटर बच्चों के लिए इंडिया में रूरल चाइल्ड केयर सेंटर होता है। इसको इंग्लिश में कोर्टयार्ड शेल्टर भी कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी मतलब एक आंगन जैसा बनाना जहां बच्चों को शेल्टर देना है। इसमें क्या है कि ये 1975 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज मतलब ICDS, उसके थ्रू ये किया गया था। इसमें क्या था कि बच्चे को जो हंगर और माल न्यूट्रिशन है इसके एस्पेक्ट को कम करना है, इसको इम्प्रूव करना है। बच्चों को हंगर को पूरा 0 करना है और माल न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में ही अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं जिसको हम इम्प्रूव करें, जिससे आप भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके और हम भी आपके लिए हेल्पफुल बन सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।